हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30 मई 2023 के डेली हिंदू एडिशन से न्यूज। सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूज विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज अबाउट टर्की इलेक्शन। टर्की में इलेक्शन हुआ है रिसेंटली। न्यू एर्दोगन हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। तो वहाँ पे टर्की के क्या चैलेंजेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिडिल ईस्ट। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि टर्की जो है वो नाटो का भी मेंबर है, एज यू नो, fine, but it also has a close relationship with Russia and China. We will be discussing the impact of this election, the re-election of Erdogan and its impact on Turkey with a wider implication on the West Asian region. So that will be important news from today. And then again, there is a report about the parliament functioning. Okay, तो वो रिपोर्ट भी हम डिस्कस करेंगे विच इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो बिफोर मूविंग टू द एडिटोरियल पेज, लेट्स लुक एट सम न्यूज फ्रॉम द फर्स्ट पेज। और थोड़ा हम इसरो के बारे में भी बात करेंगे, जीएसएलवी एंड अदर थिंग्स। हमने कुछ दिन पहले गगनयान के बारे में बात किया था, एज यू नो कि गगनयान इट इज अ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन ऑफ इसरो। इसके 3 स्टेजेस हैं। मैं फटाफट आपका रिविजन करा देता हूँ। पहला 2 स्टेज जो है वो अनक्रूड है, और जो थर्ड स्टेज है इट विल बी क्रूड विच विल बी लॉन्च इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2024। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट जीएसएलवी बेसिकली। ठीक है, जीएसएलवी लॉन्च। सो let's start with the news. The first news which is coming is from the northeast region, that is Shah lands in Manipur to initiate peace measure. ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं मणिपुर, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जोग्राफिकली हम ब्रॉडली इसको न्यूज़ के बेसिस पे 2 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है आपका हिल एरिया, दूसरा है आपका वैली एरिया। ठीक, हिल एरिया एंड वैली एरिया। वैली एरिया में जो है मैतीज हैं, हिल एरियाज में यू हैव कुकीज एंड अदर ट्राइब्स। यहाँ पे अगर आप देखें तो वायलेंस में जो है इसके बाद तो यहाँ पे जो इम्पेक्टेड हुआ था स्पेशली द कुकी डोमिनेटेड एरियाज एंड अदर एरियाज। सो हियर द ट्राइबल एरियाज दे आर डिमांडिंग सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, दे आर डिमांडिंग सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हिल एरियाज। ठीक, तो ये एक यहाँ पे मांग उठ रही है आफ्टर द वायलेंस। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैती जो कहते हैं बिफोर मणिपुर बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया, सो मैती दे हैड एसटी स्टेटस, बट व्हेन मणिपुर बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया, सो दे लॉस्ट देयर एसटी स्टेटस व्हिच दे वांटेड बैक। राइट, तो अब देखें कि इस वायलेंस जो चल रहा है पूरा यहाँ पे, तो जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं विच हैव बीन अफेक्टेड बाय द वायलेंस, इट इज चूरचंदपुर, कांगोकपी एंड मोरे। दीज आर 3 रीजन्स which have been impacted by the violence. उसके बाद मणिपुर का जो कैपिटल है वो है इम्फाल। ठीक, आपने इसका नाम पढ़ा होगा आईएनएस इम्फाल से रिलेटेड में, आईएनएस इम्फाल विच इज विशाखापट्टनम क्लास स्टील फ्रिगेट। देन द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर इज एन बीरेन सिंह। तो यहाँ पर आप देखें तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अराइव्ड इन मणिपुर ऑन 3-day विजिट। हिज फर्स्ट इज द वायलेंस ब्रोक आउट ऑन May 3। सो यहाँ पर अगर आप देखें दैट ही इज बीइंग अकम्पनीड बाय यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला। देखिए यहाँ पे कुछ नाम है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हमारे होम मिनिस्टर कौन हुए? ऑब्वियसली श्री अमित शाह। हमारे होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला। देन इंटेलिजेंस ब्यूरो डायरेक्टर तपन कुमार देका, ये इंपॉर्टेंट है। देन हु इज द गवर्नर ऑफ मणिपुर? अनुसुईया उइके। अब मणिपुर में एक और प्रॉब्लम है, वो है ड्रग्स का। ठीक, इस प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं जो वो भी इन्वॉल्व है, वो भी एक एंगल है जिसको डिस्कस करना चाहिए, वो है ड्रग्स का। तो देखिए कि इम्फाल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है कोकोमी, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी। दिस इज अ माइटी आउटफिट। सो दे stress the need to take action against poppy growers and drug dealers in the hills surrounding the Imphal वैली। तो इनका कहना है कि ये जो कुकीज हैं जो हिल एरियाज में रहते हैं, तो एक तो इनका सेटलमेंट बढ़ते जा रहा है एंड दे आर इन्वॉल्व इन पॉपी कल्टिवेशन। और इनका ये एलिगेशन भी है कि जो वायलेंस हुआ था इट इज अ वायलेंस बिकॉज द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर इज टेकिंग एक्शन अगेंस्ट पॉपी कल्टिवेटर्स विच आर मेनली इन हिल एरियाज। ठीक, बहुत टाइम पहले, मतलब जब ये वायलेंस चल रहा था करीब 1 महीना पहले, एक आर्टिकल आया था कि कुकीज का एक स्पेशल कस्टम है। तो कस्टम क्या है? कुकीज में ये होता है कि जब इनकी शादी होती है तो शादी के बाद जो कपल्स हैं वो अपने लिए एक नया घर बनाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो इनका विलेज है वो एक्सपांड होते रहता है।
So you see what they are saying, that is the people of Manipur will not be able to come to any solution unless the state and central governments take immediate actions to uproot these narco terrorist aggressors. ये किसका कहना है? मई 30 का. After that you will see that is the United People's Front and Kuki National Organization, which is a Kuki militant organization. They are in suspension of operations pact with the Ministry of Home Affairs. अब एर्दोगन टर्की का न्यूज़ लेने से पहले हम थोड़ा सा सुपर कंप्यूटर का न्यूज़ ले लेते हैं. तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ. अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने कहा है कि दैट दे विल बी प्रोक्यूरिंग फास्टेस्ट कंप्यूटर्स फ्रॉम फ्रेंच कंपनी एटोस. ओके, तो जो फ्रेंच कंपनी एटोस है इनसे डील हुआ था इंडियन गवर्नमेंट का 2018 में, वेयर इंडिया इज गोइंग टू प्रोक्योर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स worth rupees 4,500 crore by 2025. So if you will see that these are the high performance computing which is arguably the fastest. अब ये जो है systems they will run at two institutions. ये institutions के नाम important है. One is Indian Institute of Tropical Meteorology Pune. The next is National Center for Medium Range Weather Forecasting Noida. पर इनके पास अभी दो सुपर कंप्यूटर्स हैं, एक है मिहिर, दूसरा है प्रत्युष. ये दो सुपर कंप्यूटर्स हैं. फाइन. अब अगर आप देखेंगे ये जो एटोस मशीन्स जो होंगे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग मशीन्स, दे विल बी यूज्ड प्राइमरीली टू रन सोफिस्टिकेटेड वेदर मॉडल्स फॉर फोरकास्टिंग द वेदर. ओके, अब हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. एक है टॉप 500 प्रोजेक्ट जो पिछले 20 साल से लिस्ट मेंटेन कर रहा है 500 मोस्ट पावरफुल हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग मशीन्स इन द वर्ल्ड. उसमें से इंडिया की एक मशीन है जो इस टॉप 500 की लिस्ट में आती है, जो टॉप 100 में आती है. दैट इज हाउस्ड इन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, दैट इज कॉल्ड एज सीडैक. उसको हम क्या कहते हैं? सीडैक. सीडैक कहाँ पे है? पुणे में है. ठीक. सो अ मशीन हाउस्ड एट द पुणे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सीडैक इज द ओनली इंडियन मशीन इन टॉप 100 विथ टॉप स्पीड ऑफ 13 पेटाफ्लॉप्स. अब देखिए ये फ्लॉप्स और पेटाफ्लॉप्स क्या होता है. तो एक होता है फ्लॉप्स, इसका फुल फॉर्म क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड. फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या हुआ? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड. एक ये आप नोट कर लो. उसके बाद वन पेटाफ्लॉप कितना होता है? दैट इज 100 ट्रिलियन फ्लॉप्स. राइट. उसके बाद जो फ्रेंच मशीन्स हैं इनका स्पीड कितना होगा? दैट विल बी 18 पेटाफ्लॉप्स. अब हम आते हैं टर्की के इलेक्शन में. ठीक, यहाँ पे दो नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा. एक रेसिप तैयब एर्दोगन. ठीक, रेसिप तैयब एर्दोगन. सो इन रन ऑफ वोटिंग ही हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की. ठीक है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट. उसके बाद जो दूसरा नाम है वो यहाँ पे है, देखिए केमाल किलिकदारोग्लू. ठीक, सो ही स्टूड इन द अपोजिशन टू रेसिप तैयब एर्दोगन. सो रेसिप तैयब एर्दोगन. ओके, सो मई 29 2023 को एक इम्पॉर्टेंट डे है. दैट इज इट वॉज द 570th एनिवर्सरी ऑफ द कैप्चर ऑफ इस्तांबुल, दैट इज कॉन्स्टेंटिनोपल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. May 29. ठीक है. So Constantinople was captured by the Ottoman Sultan Mehmed II in 1453. ये हिस्ट्री के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट है. ठीक, और अगर आप हिस्ट्री देखें तो फॉल ऑफ इस्तांबुल और कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है ना, आपने स्कूल में इसको पढ़ा होगा, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल. इसके बाद ही अगर आप देखेंगे द सर्च फॉर न्यू रूट्स टू इंडिया एंड ईस्ट स्टार्टेड. क्योंकि पहले जो रूट था ट्रेड का यूरोप के साथ और एशिया के साथ वो लैंड का रूट था, पर जैसे ही टर्किश कंट्रोल हुआ इस्तांबुल पे तो यूरोप में चीज़ें जानी बंद हो गई. सो यूरोपियन कंट्रीज दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव्स एंड देन फाइनली इन 1498 वास्को द गामा वाज सक्सेसफुल टू रीच इंडिया. चलिए अब हम देखते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है. अब अगर हम देखें दैट टर्की में जो सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट है रेसिप एर्दोगन को वो है सेंट्रल एंटोनेलिया, दैट इज़ द टर्किश हार्टलैंड.
सो इट गिव्स 72% ऑफ इट्स वोट। उसके बाद कुछ एरियाज जहाँ पे कमाल किलीदारों को फेवर किया गया था, दोज आर Kurdish area in the east and the coastal areas which are the developed areas. पर यहाँ पे जैसा कि है कि मिस्टर एर्दोगन ही अट्रैक्टेड द हार्टलैंड बाय आइडेंटिफाइंग विद द रीजन सुन्नी आइडेंटिटी एंड रिलीजियस एंड नेशनलिस्ट वैल्यूज एंड ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज द लीगेटी ऑफ ऑटोमन लीगेसी। ठीक, तो ये उनका इलेक्शन प्लान था कि वो एक वैल्यू सिस्टम जो ऑटोमन एम्पायर से जुड़ा हुआ है उसको वो हाईलाइट कर रहे थे। उसके बाद जो इनके अपोजिशन में थे किलिदारोग्लू, with his Alevi identity and his liberal persona, he was definitely at disadvantage in the central Turkey. But he got more votes in Kurdish and more modern areas. अब एर्दोगन का सबसे बड़ा चैलेंज देखिए क्या होगा। सबसे बड़ा चैलेंज एर्दोगन का होगा इकोनॉमी, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है 44%, करेंसी डेप्रिसिएशन है 80% है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नेगेटिव है $151 मिलियन जस्ट बिफोर दी मई 28 इलेक्शंस। अभी तक डिफॉल्ट ये क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इनको हेल्प है यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरेबिया ने, जिन्होंने दोनों ने $5 बिलियन डिपॉजिट किया है तुर्की के सेंट्रल बैंक में। उसके बाद रशिया हैज़ प्रोवाइडेड $10 बिलियन ऑफ फाइनेंस टू अक्यू न्यूक्लियर पावर प्लांट। देन रशिया हैज़ ऑल्सो एग्रीड टू पोस्टपोन $600 मिलियन टर्किश गैस बिल टू 2024। राइट, अब हम आते हैं तुर्की के फॉरेन पॉलिसी पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि तुर्की जो है वो नाटो का मेंबर है सिंस 1952, काफ़ी पुराना मेंबर है। उसके बाद भी आप देखोगे कि रशिया यूक्रेन क्राइसिस स्टार्ट हो चुका है। ठीक, इसके बैकड्रॉप में भी नाटो का मेंबर होने के बाद भी तुर्की ने अपना एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कार्व आउट किया हुआ है। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ यू विल सी that Turkey under Mr. Erdogan has expanded its strategic horizons and interest, extending to Mediterranean, North Africa, West Asia, Caucasus and Central Asia up to Horn of Africa and Red Sea. ओके, अब देखिए वेस्ट एशिया में अब इनको क्या चैलेंज होगा, दैट इज टर्किश डिप्लोमेसी विल इंक्लूड बिल्डिंग टाइज विद सऊदी अरेबिया एंड यूएई, क्लोज लिंक्स विद कतर। ठीक है, मतलब बैलेंस करना होगा कि एक तरफ सऊदी अरेबिया और यूएई है, एक तरफ कतर है, तो दोनों के साथ रिलेशन उनके अच्छे हों। देन इजिप्ट फोकस में होगा, फाइन। देन टू एड्रेस द डिफरेंसेस इन लीबिया एंड ईस्ट मेडिटेरेनियन, देन टाइज विद ईरान। देन देयर इज ऑल्सो डिफरेंसेस टू बी ब्रिज्ड विद सीरिया, इराक एंड साउथ कॉकस। इसमें से जो सीरिया है वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा और तुर्की के प्रेसिडेंट के लिए। फाइन, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंसर्न्स है, दोनों पार्टीज के कंसर्न्स है। पहला कंसर्न क्या है, तुर्की का कंसर्न क्या है, दैट इज सीरियन कुर्ड्स एट द बॉर्डर ऑफ सीरिया एंड तुर्की। उसके बाद सीरिया का कंसर्न क्या है, तुर्किश टाइज विद अल कायदा एफिलिएटेड हयात तहरीर अल शमीम अद अल्दी। ठीक, तो ये दोनों अपोजिट फैक्शन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, दैट इज द मेन कंसर्न ओवर हियर। अब हम आते हैं द नेक्स्ट एडिटोरियल, दैट इज परफॉर्मेंस रिव्यू, हाउ पार्लियामेंट हैज फंक्शन टिल नाउ। तो करेंटली हमारा जो ये है 17th पार्लियामेंट चल रहा है। ठीक है, अगर हम उन पार्लियामेंट सेशंस को एक्सक्लूड कर दें जिन्होंने अपना 5 इयर्स कंप्लीट नहीं किया, मतलब 5 इयर्स के पहले ही जो डिसॉल्व हो गई, तब हम अगर देखें तो 17th पार्लियामेंट जो होगा, ठीक है, सो इट विल बी द शॉर्टेस्ट फुल टर्म लोकसभा सिंस 1952। दैट इज इंपॉर्टेंट। फाइन, तो अगर आप एक डेटा देखें, द 17th Lok Sabha, which is entering its final year, has functioned for 230 sittings days so far. Total कितना 230. Then Lok Sabha had completed the full 5-year term. The 16th Lok Sabha had the lowest number of sitting days, that is 331 अभी तक, पर 17th का अभी तक कितना है 230. If you will see 58 average sitting days a year, then the 17th Lok Sabha is unlikely to sit for more than 331 days. मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि एक साल अभी भी बचा हुआ है, पर उसके काउंट करने के बाद भी अगर हम देखें तो जो 17th लोकसभा का जो है टेन्योर वो 331 सिटिंग डे से कम हो सकता है, विच विल बी द शॉर्टेस्ट फुल टर्म लोकसभा सिंस 1952। अब वो कौन से लोकसभा सेशन थे जिनमें 5 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ था, दैट वाज 4th, 6th, 9th, 11th and 12th. These Lok Sabha sessions were shorter than 5 years. Okay. अब हम आते हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज के परफॉर्मेंस पे। इफ यू विल सी ओवर हियर,
The parliamentary standing committees, they were created in 1993 to assist parliament in its legislative and financial business. ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो if you will see that in 15th Lok Sabha it was highest, then in 16th Lok Sabha you will see around hovering around 20% और 17th Lok Sabha का आप देख सकते हो करीब करीब 10%. ठीक है, so if you will see in this Lok Sabha, that is 17th Lok Sabha, अभी तक 150 बिल्स जो हैं वो जो इंट्रोड्यूस हुए थे. Okay, so 131 have been passed. Fine. उसके बाद see the next number, that is the number of bills introduced and passed has declined. Fewer than 10 bills have been introduced or passed in each of the last 4 consecutive sessions. अब हम देखें number of bills passed by each Lok Sabha. तो अगर हम देखें ये फर्स्ट से लेके 17 तक, so ये इन सब को अगर हम कर दें तो just see the trend. Fine. So it is declining trend. इस ट्रेंड को आप क्या कह सकते हैं, डिक्लाइनिंग ट्रेंड. अगेन देन इफ यू विल सी दैट जो फाइनेंशियल बिजनेस है 17th लोक सभा में, दैट हैज बीन डिस्कस्ड फॉर 55 आवर्स ऑन एवरेज, नॉट मोर देन दैट. If you will see the motion of thanks on the president address, that was the only item discussed in the latest session. So it was discussed about 28 hours in both houses with 150 members participating in total. तो अगर आप देखें द टाइम स्पेंट ऑन द बजट डिस्कशंस इन आवर्स, तो 2023 तक आते आते देखिए फिर से एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है. तो 2023 में इट वाज ओनली फॉर 16 आवर्स. देन आर्टिकल 93 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि दैट लोकसभा विल चूज 2 मेंबर्स ऑफ द हाउस टू बी स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर. मतलब आर्टिकल 93 जो है वो क्लियर करता है कि हाउस में सिर्फ स्पीकर नहीं होंगे, स्पीकर के साथ डेप्यूटी स्पीकर भी होंगे. ठीक है, पर अभी तक डेप्यूटी स्पीकर जो है वो अपॉइंट नहीं हुए हैं. एक एनएसएसओ का फटाफट फिगर देख लेते हैं. दैट इज इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिप्स इन जनवरी मार्च 2023. सो दैट इज द लास्ट क्वार्टर ऑफ, ध्यान से देखना ये क्या है, ये है लास्ट क्वार्टर ऑफ 2022-23. जनवरी से मार्च बोला तो दैट इज द लास्ट क्वार्टर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर. So we will see the rate of unemployment for persons aged 15 years and above in urban area. Okay, so it was 6.80 compared to 8.2% a year ago. This news is important. यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि अर्बन एरिया में लास्ट क्वार्टर ऑफ 2022-23 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो नीचे गया है. Then if you will see the flow of FDIs into India, it also declined. So there is 22% decline in foreign direct investment. That is $46 billion in 2022-23. Now the next is Shanghai records the hottest May day of ever in 100 years. So if you will see that 36.1 in Celsius. So Shanghai, जहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक का ये हेडक्वार्टर है शंघाई. देखिए एक कंफ्यूजन होता है. देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो तो शंघाई में है, बट एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग में है. और इसके बाद आप देखिए एक पढ़ते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, न्यूज़ में आता है, पहले हमने पढ़ा हुआ है. अब इसके हेड ऑफ द स्टेट सबमिट होगा, तो इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो शंघाई में नहीं है, वो बीजिंग में है. ये आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा. Then the Asian Development Bank, which is in Manila in Philippines, so it has provided $350 million development aid to Sri Lanka. अब हम थोड़ा सा बात करते हैं डॉक्टर्स के बारे में, थोड़ा बात कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले. ठीक है, तो अगर आप देखें तो केरला में एक डिस्ट्रिक्ट है कोल्लम, वहाँ पे एक डॉक्टर थी, डॉक्टर वंदना दास. Now she was stabbed to death in the line of duty in Kollam district of Kerala. फाइन. तो यहाँ पे हम डॉक्टर्स की सेफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं. तो अब देखिए रिलेटिव जो हैं वो गुस्से में आ जाते हैं. ठीक है, और मान लीजिए ये हादसा हो गया. सो ओवर द इयर्स अगर आप देखेंगे देयर हैव बीन एपिसोड ऑफ फिजिकल एंड वर्बल वायलेंस अगेंस्ट द डॉक्टर. फाइन. So each episode has the people at large passionately arguing the issue for a few days only for their words to fade away until the next brutal incident takes place. ठीक है, अब एक लैंसेट में जर्नल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिसिन है, उसमें एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है कि इन डेवलपिंग कंट्रीज मोर देन 50% ऑफ द डॉक्टर्स हैव फेस्ड पेशेंट लेड वर्बल एंड फिजिकल एब्यूज. फाइन. और ये जो होता है एब्यूज, दैट इज मेनली डायरेक्टेड टूवर्ड्स जूनियर डॉक्टर्स एंड रेसिडेंट डॉक्टर्स. ठीक है,
जिसके बाद 82.2% ऑफ केसेस में देखा गया है कि ये जो वायलेंस है वो ये किसके थ्रू होता है, फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव ऑफ द patient. So some perpetrators they become violent over concerns of the patient's condition such as actual or perceived deterioration of their condition or doubts about the wrong treatment. तो उसके बाद स्टडी बताता है कि that female medical professionals with lesser years of experience are objectively more at risk of being on the receiving end of both physical and verbal workplace violence, जो आपने केरला के केस में देखा. We will see 75% of the violence against doctor is verbal, including धमकी देना, threat देना, right? But most of the doctors who suffer this violence, they never report them. Some notify the department seniors, but are often told that these experiences are the part of the job. उसके बाद 25% of doctors who experience such violence complain to the police, and only 10% of them believe that their complaint was addressed adequately. अब इसका देखिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है. एक स्टडी है जो कहता है कि डॉक्टर्स इन सब इंसिडेंट को फेस करने के बाद दे विश टू स्टॉप ऑफरिंग इमरजेंसी सर्विसेज, refer patients sooner to more specialist and over investigative symptoms and prescribe more tests. ये होने लगता है, ठीक है ना. Then they also tend to offer less life-saving medical and surgical interventions that a patient may require over fear that a risky procedure may provoke violent action. अब हम इसको अगर एलिमिनेट करना है तो क्या करना चाहिए. See, so we must spend more money to strengthen the system from the grassroots level, such as reducing long waiting periods for treatment, availability and accessibility of medicines, tests, and financial aid for those in need. Then healthcare professionals like doctors and nurses, they need to work on their communication skills and assure meticulous documentation. Then institutional measures पे क्या हो सकता है, like installing CCTV cameras, metal detectors at hospital entrances to deter relatives from carrying weapons are workable. उसके बाद एक रोबस्ट सिक्योरिटी सिस्टम भी यहाँ पे होना चाहिए. अगर आप देखें लाइक इंडिया और चाइना का, सो सी लाइक इंडिया, चाइना हैज कंटेस्टेड डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप टू द पॉइंट वेयर इट हैज ड्रॉन इंटरनेशनल अटेंशन. तो एक स्टडी है 2016 का जिसमें था कि दैट सेवरल पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड बाय चाइनीज गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन देयर हेल्थ केयर, पनिश इलीगल मेडिकल एक्टिविटीज and provide transparent medical risk assessment of certain health conditions, and it was able to partially improve the public trust in healthcare workers. तो ये एक सिस्टम है जो हम इंडिया में अडॉप्ट कर सकते हैं. एक और न्यूज़ देते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट रीजन अगेन, दैट इज नॉर्थ ईस्ट गेट्स इट्स फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस. ठीक है. So if you will see that Prime Minister Narendra Modi flagged off Northeast region's first Vande Bharat Express virtually on Monday. It will connect Guwahati in Assam with Jalpaiguri in West Bengal, and the journey will take just 5.5 hours. पहले जो जर्नी था वो 6.5 hours था to cover the distance of 400 kilometer. Now very important appointment. So Vigilance Commissioner Praveen Kumar Srivastava, he has been sworn in as the Central Vigilance Commissioner by the President. सो इनके पहले जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर थे सुरेश एन पटेल, नाउ ही हैज रिटायर्ड. नाउ मिस्टर श्रीवास्तव हु हैज अर्लियर रिटायर्ड एज सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन इन कैबिनेट सेक्रेटरीट, ही वाज द विजिलेंस कमिश्नर एंड नाउ ही इज अ चीफ विजिलेंस कमिश्नर. एक और इलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, हु इज currently comptroller and auditor general of India, he has been re-elected as the external auditor of the World Health Organization for a 4-year term from 2024 to 2027. देखिए ये री-इलेक्शन है इनका. ठीक, ये पहले से इस पोजीशन पे थे फ्रॉम 2019 टू 2023. जो हमारे CAG हैं, he is a member of United Nations panel of external auditors. The next is ISRO's GSLV rocket takes navigation satellite into transfer orbit successfully. तो ये है F-10 मिशन इसरो का. यहाँ पे एक सैटेलाइट जो प्लेस करना था, दैट इज NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट विच वेव 2232 kg into geosynchronous transfer orbit, and after that it will go into geosynchronous orbit. Fine. So it was launched from Satish Dhawan Space Center in Sriharikota. By which vehicle? That is geosynchronous satellite launch vehicle. अब हम इसके डिटेल्स के बारे में आते हैं. सो सी, ये जो NVS-01 है, इट इज़ द फर्स्ट इन द सीरीज ऑफ 5 सैटेलाइट्स. उसके बाद ये 15th फ्लाइट था इंडियाज GSLV एंड 9th फ्लाइट विद इंडिजीनियस क्रायोजेनिक स्टेज. GSLV का जो अपर स्टेज होता है वो क्रायोजेनिक स्टेज होता है, वो इंडिजीनियसली बिल्ड था. फाइन.
अब जो NVS-01 है इसके 2 पेलोड्स हैं L1 L5 सॉरी 3 पेलोड्स नेविगेशन पेलोड्स L1 L5 S बैंड्स। फाइन। अब इसके आगे का प्रोग्राम क्या है इसरो का, टू लॉन्च वेदर सैटेलाइट इनसेट 3DS ऑन जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। Then ISRO is also working on designing a new rocket that can carry much higher luggage and upgrading the LVM-3 rocket to lift 5.5 ton from the current 4 ton capacity. उसके बाद अगर आप देखें that now this same vehicle will also be used for Gaganyaan project. Now the next new anti-LGBTQ law in Uganda imposes capital punishment. तो युगांडा के जो प्रेसिडेंट है योवेरी मुसेवेनी, he has signed one of the world's harshest anti-LGBTQ laws including death penalty for aggravated homosexuality in defiance of western condemnations. ठीक, तो वहाँ पे उगांडा में द सेम सेक्स रिलेशंस इज ऑलरेडी इलीगल। उसके बाद नाइजीरिया के न्यू प्रेसिडेंट कौन है, तो नाइजीरिया के न्यू प्रेसिडेंट है बोला तिनुबू, was sworn in as on Monday. Then who is the vice president? So Kashim Shettima, he was sworn in as the vice president. The next is again from the space. China prepares to send its first civilian into space today. So China will send its first civilian astronaut into space as a part of the crewed mission to Tiangong space station. So चाइना का एक स्पेस स्टेशन है, इसको कहते हैं तियांगोंग स्पेस स्टेशन। इसका जो कोर मॉड्यूल है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं तियाने। ठीक, so friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.